हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल का जीएसटी का बैच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ आज का जो हमारा पूरा सेशन होगा वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा। पूरे आईजीएसटी का हम इंट्रोडक्शन करेंगे एंड बेसिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सीए फाइनल का पेपर नंबर 5 है आईडीटी का, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है। आपका पेपर नंबर 5 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट हम लोगों का है 80 मार्क्स कवर करेगा और दूसरा पार्ट आपका 20 मार्क्स कवर करेगा। अभी मैं पार्ट्स की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है इसमें, 80 मार्क्स का आपका आएगा जीएसटी और बाकी का जो 20 मार्क्स का है, ठीक है, ये होगा आपका कस्टम्स का एंड एफटीपी का। ओके, ये कवर करेगा आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 24 एंड ये कवर करने वाला है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 ऑफ मॉड्यूल 4, ठीक है। और ये वाला 80 मार्क्स का मॉड्यूल नंबर 1 से लेके मॉड्यूल नंबर 3 का आपका आएगा। ओके, 1, 2 एंड 3। पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, अभी हम लोग इसको भी एक बार समझ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हमको वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर होगा और इसमें भी 30 मार्क्स के आपके होंगे एमसीक्यू और बाकी के 70 मार्क्स के होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। 30 मार्क्स का होगा एमसीक्यू, बाकी के 70 मार्क्स के होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज में भी हम लोग फर्दर देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको केस स्टडीज मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपके 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में, एक केस स्टडी में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, और ऐसे यानी कि 12 मार्क्स की आपकी एक केस स्टडी होगी। ऐसे 2 केस स्टडी है तो ये आपकी कवर करेगी ओवरऑल 24 मार्क्स एंड साथ में आपको मिल जाएंगे 3 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं 6 मार्क्स एंड हियर 30 मार्क्स के MCQs आपके हो गए हैं। पार्ट 2 में आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव और ये होगा आपका 70 मार्क्स का। इसका भी बाइफरकेशन देख लेते हैं। इसमें भी आपको पूछेंगे 5 क्वेश्चंस एंड 14 मार्क्स के होंगे सारे 5 क्वेश्चन। इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये तो कंपलसरी होगा, ठीक है। ये बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक है बैलेंस क्वेश्चंस है, इसमें आपका होगा 3 पार्ट्स ईच, ठीक है। 3 पार्ट्स ईच के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसे करके आपके हो जाएंगे 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। और भी कुछ पूछ सकते हैं। बाकी पैटर्न मोस्टली जनरली ये वाला फॉलो होता है, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। ओके, अभी मूव करते हैं हम लोग एक्ट की तरफ, ठीक है। सो जीएसटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो हम एक्ट की जब बातें करते हैं तो आपको कितने लगता है कि कितने जीएसटी होंगे, जीएसटी के कितने एक्ट होंगे, ठीक है। तो कोई भी एक एक्ट नहीं है कि एक एक्ट बन गया और सारा का सारा जीएसटी उसी में कवर हो गया है, क्योंकि जीएसटी जब बना था तो जितने भी स्टेट्स थे उन सब के भी कुछ रेवेन्यूज थे, उसको भी कुछ अलग अलग टैक्सेस थे और वो किसी एक्ट से गवर्न होते थे, ठीक है। और सेंट्रल के भी अलग अलग टैक्सेस होते थे और सेंट्रल के टैक्सेस को सेंट्रल एक्ट गवर्न करेगा, स्टेट के टैक्सेस को स्टेट का एक्ट गवर्न करेगा। इसलिए जितने भी, सबसे पहला तो एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी 2017। फिर आ जाता है सीजीएसटी 2017, ये सेंटर का है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एसजीएसटी 2017, सारे के सारे स्टेट्स का अपना 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 एसजीएसटी एक्ट है। यूटीजीएसटी है 2017, ठीक है। और पहले, इससे पहले और एक हुआ, अभी से पहले और एक हुआ करता था, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू SATI,
कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, ठीक है, ये भी हुआ करता था पर इसको इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है, अभी क्योंकि कॉम्पनसेशन ख़त्म हो चुका है इसलिए इसे निकाल दिया गया है। ये क्यों लेकर के आया गया था, क्योंकि जब जीएसटी में सारे एक्ट को लेकर के आए सभी लोग, तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको ऐसा था कि उनका जो जीएसटी का जो उनका इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने स्टेट से प्रॉमिस किया था कि नहीं, आप एक बार जीएसटी में ऑप्ट तो करो, बहुत सारी उनकी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस रही होंगी, बट गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको कॉम्पनसेशन सेस प्रोवाइड करेंगे। पहले ये इनिशियली 5 years के लिए आया था, बाद में उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, ठीक है, मतलब पहले 2017 में था तो अप टू 2022 के ही लिए था, बट तब तक सबके रेवेन्यूज कवर नहीं हुआ था गया, इसलिए उसे 2026 तक उसे एक्सटेंड किया गया था और अभी फाइनली 2026 में इसको निकाल दिया गया है। अभी ये लागू नहीं होता है, लास्ट ईयर सितंबर में अनाउंस हो चुका था, ठीक है। अभी हम लोग कट ऑफ डेट देख लेते हैं हमारा जीएसटी का क्या होगा फॉर विच एग्ज़ाम, फॉर May 2027 एग्ज़ाम्स। May 2027 के लिए कट ऑफ डेट क्या होगी अमेंडमेंट्स की, तो 31 October 2026 दिस इज़ द डेट फॉर द अमेंडमेंट्स फॉर May 2027 एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स। ओके, नाउ बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप सबको पता होगा, एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है टैक्स का वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए का इनकम टैक्स की अगर कोई लायबिलिटी पे करने की बन रही है, फॉर एन एग्जांपल 1000 की इनकी लायबिलिटी बन रही है, तो ये खुद ही जाके गवर्नमेंट को पे करेंगे, किसी और कोई और पर्सन इनका नहीं पे कर सकता है, ठीक है। किसी और को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, खुद मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट को जाके टैक्सेस पे करेंगे, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन है वो किसी और पे ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि क्या कि पे किसी और को करना है पर उस पर्सन की तरफ से पे कोई और कर रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप हैं एक कस्टमर, ठीक है, देयर इज़ अ कस्टमर, ठीक है, कस्टमर ने गया, ही वेंट एंड ही परचेज बिस्किट्स परचेज किए, और क्योंकि जीएसटी इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है, कौन सी जगह पे, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, तो इसलिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की किसकी है, कस्टमर की है। 5 रुपीज़ के उसने बिस्किट्स खरीदे होंगे, पर ये 5 रुपीज़ इज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, पे करना था कस्टमर्स को। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, इंडिया में 140 करोड़ की जनता है, तो गवर्नमेंट जाके पूरे 140 करोड़ों से ऐसे टैक्स कलेक्ट करने जाएगी, तो वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो कस्टमर की टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है, हम पे तो कस्टमर को करना है, पर जिम्मेदारी हम किसको दे रहे हैं, सेलर को दे रहे हैं। कस्टमर की तरफ से सेलर पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट लायबिलिटी कस्टमर की थी, पर बर्डन वो सेलर का हो गया है कि सेलर को वो चीज़ों को पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट को जाके। सो नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि जीएसटी का कौन कौन सी चीज़ों पे लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी, ठीक है, गुड्स, जी का मतलब क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है, कोई भी चीज़ जो टेंजिबल हो वो गुड है, ठीक है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, एक गुड है, ठीक है। ये आपको एक बेसिक समझ आ रहा है। उसके बाद से क्या बोला गया, आपको क्या वो एक्सक्लूड क्या कर रहा होगा। अभी देखिए, गुड आपने कुछ भी आप खरीद रहे हैं तो उसके बदले आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ परचेज की जा करके तो उसके अगेंस्ट में आप पेमेंट करेंगे। सो अगर मनी है, क्या वो भी गुड्स में आप उसे कंसिडर करेंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, क्योंकि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो उससे आप मनी से उसे पे कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू है उससे, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी अ गुड। अगर मनी भी गुड हो गया तब तो आपने एक गुड लिया, उसके बदले आप मनी दे रहे हो और उसे भी अगर हम गुड कंसिडर कर रहे हैं तो अगेन दिस वुड बी बार्टर सिस्टम। इसलिए मनी इज़ नॉट अ गुड, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए उन्होंने क्या बोला, गुड्स कोई भी टेंजिबल चीज़ है जो कि मूवेबल है, ठीक है। इमूवेबल को हम कंसिडर नहीं कर रहे। जीएसटी में इमूवेबल चीज़ों पे हम लोग जीएसटी लेवी नहीं करते हैं। सो गुड्स का मतलब क्या होगी, वो टेंजिबल चीज़ है, मूवेबल है, बट इट एक्सक्लूड्स व्हाट, इट एक्सक्लूड्स मनी। साथ ही साथ में ये एक चीज़ और एक्सक्लूड करती है। क्या एक्सक्लूड करती है, सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है अभी के लिए, इसलिए उसे भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया गया है। एंड पर उन्होंने क्या बोला, दिस विल इंक्लूड व्हाट, एनी एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स हम लोग आगे देखेंगे क्या है, बट अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा क्लेम आपका है जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। जैसे कि कोई एक इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ठीक है। आपको अगर किसी ने बोला कि आप इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, यू आर क्लेमिंग द इंश्योरेंस, पर अगर आपको वो इंश्योरेंस पे नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो वो हो गया आपका एक एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है। सो अलग अलग चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे। और साथ में उन्होंने क्या बोला, और क्या वो इंक्लूड करेगा, ग्रास क्रॉप्स, ठीक है। ग्रास क्रॉप्स जिसको दैट हैज़ बीन सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड। सी लैंड का अगर कोई पार्ट है, ठीक है, ये एक लैंड है, यहाँ पे बहुत सारी आपने क्या उगाई है, गेहूँ उगा दिया, ठीक है, गेहूँ उगा दिया आपने, ठीक है। लैंड थी, एज द लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कवर नहीं होगा जीएसटी में, ये जीएसटी में कवर नहीं होगा। बट ये जो ग्रास है आप इसे कट कर ले रहे हो, ठीक है, ग्रास को आपने इसे कट कर लिया, और ग्रास को क्या, अभी हमारे एग्जांपल में वीट को अगर आप कट कर ले रहे हो और फिर जाके आप इसे मार्केट में सेल करोगे तो अल्टीमेटली ये एक गुड बन जाएगा, ठीक है। ओके ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खेत में उगती हैं, उसे कट किया जाता है, दे आर सीवियर्ड, और उसके बाद से हम उसे बेचने जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, गुड्स बन जाता है। इसलिए क्या बोला है, गुड्स का मतलब क्या होगा, कोई भी टेंजिबल चीज़ जो कि मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। दैट एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड कर रहा है, मनी एक्सक्लूड कर रहा है, सिक्योरिटीज़ को भी एक्सक्लूड कर रहा है, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है आपके, एंड ग्रास क्रॉप्स। ओके इसी तरीके से हम लोग सर्विसेज को हम लोग देखते हैं। सर्विसेज क्या है, ठीक है, जो गुड नहीं है वो आपके सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज एक्सेप्ट गुड, ठीक है, गुड्स जो है वो सर्विसेज नहीं है। बट अगेन यहाँ पे और एक चीज़ इन्होंने बोल दिया क्या, कि गुड्स भी सर्विसेज नहीं है, मनी भी सर्विसेज नहीं है, वरना लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे इन्होंने मनी को एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, नहीं, यहाँ पे गुड्स को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, मनी को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, सिक्योरिटी को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। पर उन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, बट सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर कोई सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हम जीएसटी लगाएंगे। सिक्योरिटीज़ पे हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, बट उसके रिगार्डिंग कोई सर्विसेज आप ले रहे हो तब हम उस पर जीएसटी लगाएंगे। ओके वैसे ही मनी है, ठीक है, मनी, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। मनी को उन्होंने बोला कि भाई मनी को हम लोग गुड या फिर सर्विस से नहीं मानते, इट इज़ नीदर अ गुड नॉट अ सर्विस। पर जैसे ही आप गए मनी को एक्सचेंज करने, ठीक है, आपको फॉरेन जाना है, उसके लिए आपने क्या किया, आपके पास रुपीज़ हैं, उसके अगेंस्ट में आपने जाके डॉलर्स परचेज़ किए हैं। इसका ये जो एजेंट है, जो आपको बैंक है या फिर कोई भी एक्सचेंज करने की जगह आप गए वहाँ पे चेंज करने के लिए, तो ये अपना कुछ कमीशन लेगा, तो वो जो कमीशन लेगा दैट इज़ कवर्ड अंडर जीएसटी, मनी को कवर नहीं किया गया है। फॉर एन एग्जांपल आप 1 लाख रुपीज़ ले करके गए उसको एक्सचेंज करवाने डॉलर्स में, और उसने आपसे इसने आपको फॉर एन एग्जांपल इसके लिए आपको $9,500 दिए, बाकी के
जो रुपए हैं उसने उसका कुछ कमीशन कट कर लिया होगा, ठीक है। तो वो जो कमीशन चार्जेस हैं, लेट्स से कि 5000 अगर उसने अपना कमीशन लिया है तो दैट इज़ कवर्ड अंडर GST। ओके, सो आप मनी सेल कर रहे हो या मनी बाय कर रहे हो, उस पर अगर आप GST पे कर रहे हो तो दैट इज़ कवर्ड अंडर सर्विसेज। ओके, एंड लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, कम टैक्स क्या है। टैक्स क्या है, टैक्स इज़ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। अगर मैं आज जाके बोल रही हूँ कि भाई मैं आज तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रही हूँ, चलो मुझे टैक्स दो, तो ये गलत होगा। टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर होना चाहिए, और वो पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और किसको दिया है, गवर्नमेंट को दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो आप गवर्नमेंट को कर रहे हो, जिसको टैक्स बोला गया है, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स है, अगर आपको इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, तो वहाँ आपको ऑप्शन नहीं है, आपको पे ही करना पड़ेगा। इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरा मन हुआ तो मैं पे करूँगा, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं पे नहीं करूँगा। तो वैसे तो पैसे देने पड़ रहे हैं, किसी का भी मन नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गया, टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो तो वो टैक्स है। ओके, नाउ अभी ये एक छोटी मोटी बेसिक्स हम लोगों ने देख ली हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल फ्लो क्या होगा हम लोगों के GST के चैप्टर्स का, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 किसकी बात करता है, सप्लाई। सप्लाई इज़ व्हाट, सप्लाई इज़ अ टैक्स इवेंट, ठीक है। कोई भी टैक्स इवेंट है उसे हम सप्लाई कहेंगे। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है, चार्ज। ये है आपके चार्जिंग सेक्शंस है इसमें, प्लस FCM के बारे में बातें करेंगे, RCM के बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में बोला है कि भाई चलो आप सप्लाई मान ले रहे हो, आप उस पर चार्ज लगाओगे, FCM या RCM पे ले रहे हो, बट उसमें भी हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि IGST लगेगा, CGST लगेगा या SGST लगेगा। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करोगे कि भाई इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में उन्होंने बोला है एग्जेम्पशंस। यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं कि भाई आपका टैक्सेबल इवेंट भले हो गया, पर हम कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग एग्जेम्प्ट कर रहे हैं GST से, ठीक है, जिस पे हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किस चीज़ में हेल्प करेगा कि भाई देखिए आपने इतना सारा सप्लाई डिटरमाइन कर लिया, FCM ने पे करना है, RCM ने पे करना है, ये डिटरमाइन कर लिया, इन IGST लगेगा, CGST SGST क्या लगेगा, सब कुछ डिटरमाइन कर लिया। बट अल्टीमेटली अभी आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस कब तक पे कर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पे तो आपको एज सून एज पॉसिबल ही कर देना है, बट उसमें कट ऑफ डेट, आपकी सप्लाई कब हो रही है, कब आपकी लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाए। चलो ठीक है, आपने इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया, बट व्हाट वुड बी द वैल्यूएशन, ठीक है। आप कौन से रेट वगैरह पे, आप ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसके ऊपर आप टैक्स को डिटरमिन करोगे, टैक्स को लेवी करोगे, ठीक है। जैसे कि समझ लो कि आपको 18% किसी भी गुड्स पे टैक्स लगाना है, ठीक है, मुझे लगाना है, पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे आपको वो 18% चार्ज करना है और उसका जो भी अमाउंट आएगा आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपने अभी गवर्नमेंट को टैक्सेस डिपॉजिट कर दिए, जब आपने परचेज़ किया होगा तब भी आपने पेमेंट किया, तो आपकी तरफ से आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्सेस डिपॉजिट किए होंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को और ये सारी चीज़ों को परचेज़ करते वक्त जो आपने टैक्सेस पे किया है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 जो कि है ITC के बारे में बातें कर रहा होगा। फिर हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में हमारी बातें की होंगी रजिस्ट्रेशन की, कि भाई हु नीड्स टू रजिस्टर अंडर GST, किसे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, किसे नहीं है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है। तो बेसिक फ्लो आप लोग देख लीजिए। पहले हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस,
टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, आईटीसी, फिर रजिस्ट्रेशन। ये आपका एक फ्लो है, ऐसा बनता है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक बेसिक लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है। आप ऐसे ही आपका गवर्नमेंट का मन हुआ और टैक्स लगा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया, सॉरी 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया। फिर उसके बाद से ये जो बिल पास किया जीएसटी का, ठीक है, लाइक सबसे पहले जीएसटी का भी उसका फ्लो है कि कौन से ईयर में, लाइक ईयर 2000 में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि हमको बहुत सारे टैक्सेस हैं, उन सब चीज़ों को एक साथ ला करके लगाना, एक टैक्स बनाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स ले करके आओ। सो पहले ईयर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी बात की थी। उसके बाद से बहुत सारे टाइम तक उस पर चर्चा होती रही, वो पास उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद से पी चिदम्बरम जी ने भी बोला कि हाँ हमको एक इनडायरेक्ट टैक्सेस ले करके आने पड़ेंगे, बट अगेन वो ड्रॉप हो गया, उसको फिर आगे किसी ने उसको डिस्कशन वगैरह में नहीं लिया। फिर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बात किया, जो भी काम करने थे उन्होंने किए। सबसे पहले तो इसको करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल पास किया। उसके बाद से 101th एक्ट पास हुआ। अमेंडमेंट बिल पास करने के बाद जब प्रेसिडेंट ने उसका साइन दे दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया 101। सो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, ठीक है, क्या रही होगी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक वो है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 265। ये किसके बारे में बातें करता है कि भाई कोई भी टैक्सेस हैं वो ना ही लेवी किए जाएंगे ना ही कलेक्ट किए जाएंगे एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। ये है हमारा आर्टिकल 265। ये बोलता है कि अगर लॉ ऑथोराइज कर रहा है, लॉ में बोला गया है, तभी वो टैक्स है। बाकी आप उठ के और बोलो कि हम आप एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी टैक्सेस है हम उसे लेवी भी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कलेक्ट भी नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल इट इज़ ऑथोराइज एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। फिर आ जाता है हम लोगों का आर्टिकल नंबर 245, ठीक है। ये क्या बोलता है कि कौन कौन से मतलब पार्लियामेंट है, तो कौन से ऐसे लॉज हैं जिसमें वो जिससे वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकती है वगैरह के बारे में बात किए जाते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल नंबर 246 है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या बोलती है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, और जो भी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हैं, ठीक है, प्लस हम लोग साथ में शेड्यूल 7 को साथ में लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसने क्या बोला कि वो चीज़ों को टैक्स को लेवी एंड कलेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ कुछ मैटर्स दिखाए हैं कि कौन कौन से मैटर में वो टैक्सेस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी हुई हैं। कौन कौन सी है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में बोला गया है कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे यूनियन है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएगी एंड जिस पे वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो यूनियन के कैटेगरी में फॉल करेंगे। स्टेट लिस्ट में बोला गया ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं जिस पे स्टेट्स का कंट्रोल होगा, स्टेट्स का हक है, ठीक है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें बोला गया है कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों का ही हक होगा, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल 7 है इसके अकॉर्डिंग ही यूनियन के पास जो लिस्ट है उसके अंडर में ही वो इनकम टैक्स एक्ट बनाती हैं, ठीक है, 82। उसके बाद से पार्लियामेंट है, कस्टम ड्यूटी भी इसके ही
बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, इसके बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया है। तो बात यहाँ पे अगेन ये उठती है कि भाई यूनियन लिस्ट में बोला गया था कि ऐसे कौन से मैटर्स है जिस पे सब्जेक्ट हैं जिस पे यूनियन गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है, स्टेट वाली उस पे कर सकती है, कॉन्करेंट वाले बोथ हैं, ठीक है। तो जीएसटी वाला जो सब्जेक्ट मैटर था दोनों के दोनों ही कंसिडर करने थे हम लोगों को कि भाई दोनों के पास पावर हो कलेक्ट करने की। तो उन्होंने उसे कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों में कोई भी अगर फ्यूचर में जाके क्या होता है, मतभेद होता है, तो यूनियन विल प्रिवेल, यहाँ पे ऐसा गया है। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया एंड आर्टिकल 246A अमेंड करके वो लेके आए। यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई जीएसटी में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है। बट क्योंकि वो लोगों को ऐसा था कि भाई अल्कोहल से गवर्नमेंट, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उससे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है। तो स्टेट्स गवर्नमेंट जो थी वो दे वर नॉट रेडी टू गिव इट अप। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमको अभी कुछ नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि भाई एक्सेप्ट फॉर द लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो यहाँ पे उन्होंने आर्टिकल नंबर 246 को इंसर्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई यूनियन गवर्नमेंट भी जीएसटी का लॉ बना सकती है, टैक्स कलेक्ट कर सकती है, उसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट भी बना के लॉ और टैक्स कलेक्ट कर सकती है। बट अल्कोहल और ह्यूमन कंजम्पशन है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात ये करते हैं कि जीएसटी की नीड्स क्या थी। इतना सारा चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली जीएसटी की नीड क्या थी, क्यों वो लोग जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो मेन थिंग वॉज, सबसे पहली प्रॉब्लम है वो कौन सी है, डबल टैक्स। जैसे कि देखो कोई भी एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें फूड भी बेचे जा रहे हैं, ठीक है, फूड भी बेचे जा रहे हैं और सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो उनको क्योंकि गुड्स भी बेचे जा रहे हैं तो उनको वैट का भी फॉलो करना पड़ता था, सर्विसेज बेचे जा रहे हैं तो उनको सर्विस टैक्स भी फॉलो करना पड़ रहा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें डबल टैक्सेशन लग रहा था, ठीक है। वो गुड्स भी वो कंप्लाई कर रहे थे, सर्विस टैक्स भी वो कंप्लाई कर रहे थे, डबल टैक्सेशन हो रहा था। एक ही सर्विस या गुड के ऊपर 2 बार टैक्सेस लग जा रहे होते थे। उसके बाद से नेक्स्ट है हम लोगों को कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, इसे बोला जाता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। जैसे कि अगर एक कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो उसे एक्साइज फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई एक गुड्स में डील कर रहा है तो उसे वैट फॉलो करना पड़ता था या सीएसटी फॉलो करना पड़ता था। अगर कोई सर्विसेज में डील कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता था, सर्विस टैक्स फॉलो करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है तो वो सबसे पहले उसने क्या किया, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और फिर फॉर एन एग्जांपल 1000 के गुड्स थे, ठीक है, उस पर उसने सेंट्रल एक्साइज पे किया, ठीक है, 125 का। अभी यहाँ पे क्या हो गया, 1125 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, ओके। और फिर ये उसने डीलर को दे दिया, ठीक है। अब क्योंकि वो गुड्स भी साथ में बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर था इसलिए उसे एक्साइज ड्यूटी पे करना है, क्योंकि और इसने डीलर को ये चीज़ सेल कर दी तो वो गुड्स उसने बेचा। तो यहाँ पे अगेन उसे समझ लो 14% का वैट लग रहा है, तो 157.5 का वो हो गया। देखो टैक्स का जो एलिमेंट 125 था, इसके ऊपर भी 14% वैट लग गया, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जा रहा है, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस थे वो बढ़ जा रहे थे और इसको एक दूसरे के अगेंस्ट में सेट ऑफ भी नहीं मिल रहा था। तो ये इसे अपना एक्सपेंस ट्रीट कर लेता था और इसके ऊपर ही वैट भी लगा देता था, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो गुड्स की वैल्यू थी वो भी बढ़ जा रही थी, ओके। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है, वैट था, सर्विस टैक्स था,
एक्साइज ड्यूटी थी, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, CST था, तो बहुत सारे टैक्सेस थे। एक पर्सन कितने सारे टैक्सेस को कंप्लाई करेगा, इसलिए फिर इसके लिए भी उन्होंने उसको निकाल दिया। नेक्स्ट वन इज वैट ऑन गुड्स। गुड्स पे वैट लगता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। बट दोनों में क्या होता था कि इन दोनों का, अगर कोई भी पर्सन दोनों में डील कर रहा है, तो अगर वैट का क्रेडिट है और आपका सर्विस टैक्स का इनकेस अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है, वाइज वर्सा हो रहा है, तो आप एक दूसरे का इनपुट एक दूसरे के अगेंस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आ जा रही थी। GST में फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स है। नेक्स्ट इज़ जो सेंटर है वो CST लगाता था, ठीक है, और जो स्टेट है वो स्टेट की जो टैक्सेस थे वो होते थे, ठीक है। तो अभी समझ लो कि CST है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट टैक्स। कोई एक डीलर है केरला में, इसने एक आइटम सेल किया, इसको समझ लो कि गुजरात के डीलर को उसने कोई भी आइटम सेल किया, ठीक है। अभी देखो GST में क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ों को कहीं भी सेल किया तो आपको उसका इनपुट ज़रूर मिल जाएगा, बट यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट लगाता था, और जिस स्टेट में सेल हुई वहाँ की गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करती थी, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हो गई थी, इसलिए उन्होंने GST को सोचा भाई इसको उन सब चीज़ टैक्सेस को निकालो और GST को ले करके आओ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज बेसिक चीज़ों को कवर कर लिया है। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।